चलिए आज भारतीय नागरिकता की पूरी उधेड़बुन को समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी देश की पहचान की एकदम बुनियाद होता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है, ये नागरिकता मिलती कैसे है, और क्या ऐसे भी हालात हैं जिनमें इसे वापस लिया जा सकता है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि नागरिकता का मतलब क्या, बस एक पहचान पत्र या पासपोर्ट है ना। पर क्या ये वाकई में बस इतना ही है? एक पासपोर्ट के अलावा एक नागरिक होने का असल मतलब क्या होता है? असल में ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये तो अधिकारों, कर्तव्यों और एक देश के साथ हमारे रिश्ते का पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। तो चलिए आज बिना किसी भारी भरकम कानूनी भाषा के इन सारे नियमों को एकदम आसान तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी भारत के संविधान से। हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 से 11 तक नागरिकता की पूरी कहानी लिखी हुई है। और पता है, इस कहानी का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है वो है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब का भी नागरिक हो और भारत का भी नहीं, सिर्फ भारत का। और ये आइडिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब ये मजेदार है, अगर हम दुनिया के दूसरी डेमोक्रेसीज को देखें तो वहां कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे अमेरिका में वहां डुअल सिटीजनशिप है, एक तो आप देश के नागरिक हैं और दूसरे उस स्टेट के जहां आप रहते हैं। और स्विट्जरलैंड में तो कमाली है, वहां ट्रिपल सिटीजनशिप चलती है, नेशन, फिर कैंटोन और फिर कम्यून लेवल पर। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर ये सिंगल सिटीजनशिप वाला रास्ता चुना, ताकि हम सब एक मजबूत नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ें। अच्छा, आप जरा उन शुरुआती आर्टिकल्स पर आते हैं। देखिए, इनको सिर्फ रूल्स की तरह पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर हम इन्हें उस दौर की एक कहानी की तरह देखें तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये आर्टिकल्स उस वक्त की हकीकत को दिखाते हैं, खासकर भारत के बंटवारे के दर्द को। तो आर्टिकल 5 तो उन लोगों के लिए था जो संविधान लागू होने के टाइम भारत में ही थे। सिंपल। असली चैलेंज तो था पार्टीशन से पैदा हुए हालात को संभालना। तो इसी के लिए आया आर्टिकल 6, जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए था। फिर आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए जो पहले पाकिस्तान चले तो गए पर फिर वापस लौट आए। और हाँ, आर्टिकल 8 ने दुनिया भर में फैले हमारे भारतीय मूल के लोगों का भी ख्याल रखा। इसके साथ ही एक बहुत सख्त नियम भी था, आर्टिकल 9। ये साफ साफ कहता है कि भाई, अगर आपने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म ऑटोमेटिकली। फिर आर्टिकल 10 आपके सिटीजनशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल है वो है आर्टिकल 11। ये हमारे पार्लियामेंट को नागरिकता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने की पूरी पावर देता है। और इसी आर्टिकल 11 की पावर का इस्तेमाल करके हमारी पार्लियामेंट ने जो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कानून बनाया वो था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। वैसे आपको बताऊं, 1955 का साल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बड़ा कमाल का रहा है। इसी साल हिंदू मैरिज एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आई और पंडित नेहरू को भारत रत्न भी मिला था। तो इस 1955 वाले कानून ने आज़ादी के बाद सिटीजनशिप की पूरी पिक्चर को एकदम क्लियर कर दिया। ये एक्ट मोटे तौर पर इंडियन सिटीजनशिप पाने के 5 रास्ते बताता है। तो कौन से हैं ये 5 रास्ते? चलिए फटाफट एक एक करके देखते हैं। पहला, जन्म से, मतलब बाय बर्थ। दूसरा, वंश से, यानी बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जो हैं तो भारतीय मूल के पर विदेश में पैदा हुए। तीसरा है रजिस्ट्रेशन से। चौथा है प्रकृतिकरण, यानी नेचुरलाइजेशन। ये फॉरेनर्स के लिए है। और पांचवां, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहां के लोगों को नागरिकता मिल जाती है। अच्छा, इसमें से जो चौथा तरीका है ना, नेचुरलाइजेशन वाला, वो खास तौर पर विदेशी नागरिकों के लिए है। और इसकी शर्तें भी बड़ी मजेदार हैं। पहली शर्त, आपको लगभग 12 साल भारत में रहना होगा। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में दी गई 22 भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा भी अच्छी तरह आनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक रूल नहीं, बल्कि इंडियन कल्चर से जुड़ने का एक तरीका भी है। लेकिन एक मिनट, नागरिकता सिर्फ मिलती ही नहीं है, ये जा भी सकती है। जी हां, इसके भी 3 साफ साफ तरीके हैं। पहला है त्याग, मतलब आप खुद ही अपनी सिटीजनशिप छोड़ दें। दूसरा है समापन, यानी जैसे ही आपने किसी और देश की नागरिकता ली, आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म। और तीसरा, जो सबसे सीरियस है, वो है वंचित किया जाना। इसमें सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है अगर मामला धोखाधड़ी,
संविधान के अपमान या देशद्रोह जैसा गंभीर हो। चलिए अब बात करते हैं हमारी ग्लोबल इंडियन फैमिली की, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आज के ज़माने में ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो हुआ ये कि दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीयों से हमारा रिश्ता कैसा हो, इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साल 2000 में सरकार ने एक कमेटी बनाई, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। और इसी कमेटी के सुझाव पर शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सिलसिला। पहला इवेंट हुआ 2003 में, और इसके लिए तारीख भी बड़ी खास चुनी गई, 9 जनवरी। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आए थे। वैसे 2015 से अब ये हर 2 साल में एक बार होता है। अच्छा, जब भी हम प्रवासियों की बात करते हैं तो ये 3 शब्द NRI, PIO और OCI अक्सर कंफ्यूज करते हैं, है ना? चलिए इसको एकदम सिंपल करते हैं। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये हैं तो इंडियन सिटीजन ही, इनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है और वोटिंग राइट्स भी। दूसरी तरफ PIO और OCI, ये भारतीय मूल के हैं पर अब विदेशी नागरिक हैं। इनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है और ये भारत में वोट नहीं डाल सकते, बस इतना सा फर्क है। अब देखिए, हमारा संविधान तो डुअल सिटीजनशिप की इजाजत देता नहीं, तो फिर भारतीय मूल के विदेशियों से रिश्ता मजबूत कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकाला गया, OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये टेक्निकली डुअल सिटीजनशिप तो नहीं है, लेकिन उसके बहुत करीब वाली सुविधाएं देता है। जैसे एक OCI कार्ड होल्डर को भारत आने के लिए लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है, कोई जरूरत नहीं बार बार अप्लाई करने की। और अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे लेटेस्ट और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चित पड़ाव पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019। यहां एक बात मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं, हम इसकी पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं जा रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ इस पर रहेगा कि इसने 1955 के पुराने कानून में लीगली क्या-क्या बदलाव किए, बस। तो इस कानून ने किया क्या? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इसने भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए नागरिकता के नियम आसान कर दिए। ये कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। और एक कट ऑफ डेट भी तय की गई, 31 दिसंबर 2014। मतलब ये कानून उन्हीं पर लागू होता है जो इस तारीख से पहले भारत आ चुके थे। तो फिर असल में सबसे बड़ा लीगल चेंज हुआ क्या? ये चेंज हुआ नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में। याद है, हमने पहले बात की थी कि आमतौर पर इसके लिए 11 से 12 साल भारत में रहना जरूरी होता है। तो बस CAA के तहत इन 3 देशों से आए इन 6 कम्युनिटीज के लिए ये शर्त घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, नागरिकता, सिटीजनशिप, ये सिर्फ कुछ रूल्स का बंडल नहीं है। ये एक लगातार इवॉल्व होती हुई पहचान है जो ये तय करती है कि एक देश के तौर पर हम कौन हैं और हमारा भविष्य कैसा होगा। आज की दुनिया को ही देख लीजिए ना, डिजिटल नोमैड का कॉन्सेप्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये वो लोग हैं जो रहते तो एक देश में हैं, पर काम करते हैं किसी दूसरे देश की कंपनी के लिए और छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं किसी तीसरे ही देश में। मतलब उनकी जिंदगी किसी एक बॉर्डर में बंधी हुई नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि भविष्य में सिटीजनशिप का ये जो ट्रेडिशनल ढांचा है, इसका क्या होगा? क्या ये बदलेगा? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि क्या आने वाले टाइम में पासपोर्ट और देशों की सरहदें अपना वो मतलब खो देंगी जो आज है। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ नागरिकता की इस गहरी पड़ताल को आज यहीं खत्म करते हैं।